हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉज के अंदर कहां कहां पे हमारे कोर्स में कौन कौन सी टाइम लिमिट्स जो है वो हमको दे रखी है, उन सारी टाइम लिमिट को एक साथ एक जगह पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने पूरी कोशिश की है कि जितनी चीजें हैं, जहां जहां जो जो टाइम लिमिट दे रखा है, जिसको याद करने में कई बार हमको दिक्कत आती है, वो सारी आपको एक ही जगह पर यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उन सारी टाइम लिमिट्स को एक बार डिस्कस भी कर लेंगे, उन पर बात भी कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप लोग ये नोट्स जो है वो बहुत आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको। और ये है हमारे कॉर्पोरेट लॉस में जो सी इंटरमीडिएट में हमारे टॉपिक्स कवर हैं, उनका टाइम लिमिट। अच्छा, इसमें हमने एक और काम किया है, टाइम लिमिट के साथ साथ जो अदर लिमिट्स हैं, है ना। जैसे कि आप फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी वो कहलाएगी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 51% पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी कॉम्बिनेशन ने हेल्ड करके रखा है। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि अगर डीबीआर हुआ तो ये 51% जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह पे टोटल वोटिंग राइट का हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा 51%। तो टाइम लिमिट के साथ साथ हमने इस तरह की जो लिमिट्स हैं या जो एप्लीकेबिलिटी है उनको भी इन्हीं नोट्स के अंदर कवर अप कर लिया है। चलिए, 1% कंपनी में अगर रेजिडेंट इन इंडिया की बात करें तो नाउ टाइम 120 डेज हो चुका है, बराबर। और इसी में अगर हम ये बात करें कि कोई भी एक पर्सन एक टाइम पे अगर 2 ओपीसीज का मेंबर बन गया तो उसको सेलेक्ट करना है, चूज करना है 180 डेज के अंदर कि वो किस में कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, स्मॉल कंपनीज के अंदर एक लिमिट जो चेंज भी हो गई, जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो मैक्सिमम 2 करोड़ का हो सकता है और जिसका टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम 20 करोड़ का हो सकता है, तभी वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएगी। पहले ये 50 लाख और 2 करोड़ था, जो चेंज होकर के 2 करोड़ और 20 करोड़ हो गया, ये हमको ध्यान में रखना है। सब्सिडरी कंपनी में हम लोग जानते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर किसी और कंपनी के पास में आ गया तो ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में हम कोई पूरा प्रोविजन जो है वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमारे रिवीजन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस्ड है। यहाँ पे हम सिर्फ लिमिट्स को फोकस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको ये सारी लिमिट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस में कवर है, और ये सारे नोट्स जो है वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए, एसोसिएट कंपनी कौन सी हुई जिस कंपनी का कंट्रोल का एटलीस्ट 20%, मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या कंट्रोल अगर किसी और कंपनी के पास में आ गया तो ये कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। फिर हम लोग सेक्शन 3A में पहुंच गए। यहां पे भी एक नंबर आपको देके रखा है, अगर किसी पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर से कम हो गए तो यहां पे पहली बार टाइम लिमिट हमारे पास में आ गई। 6 मंथ से ज्यादा का बिजनेस अगर उन्होंने कैरी कर लिया तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन की तरह से ट्रीट हो जाएंगे, बराबर। 6 महीने से ज्यादा अगर उन्होंने बिजनेस को चालू कर दिया तो इलीगल एसोसिएशन काउंट होंगे, ये आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने का टाइम पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, सेक्शन 7 में नेम ऑफ कंपनीज के अंदर भी काफी सारे लिमिट है। जो भी आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसमें अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई करेक्शन है तो रीसबमिशन के लिए आरओसी हमको देता है 15 दिन का टाइमिंग। फिर आरओसी नेम रिजर्व करता है 20 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज करना है तो वहां पे आरओसी नेम जो है वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल रिजर्व करके रखता है। तो यहां पे हमारा टाइमिंग जो है वो 60 डेज का रहेगा। अब अगर हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें सेक्शन 10A की, तो डायरेक्टर्स को यहाँ पे इन कॉर्पोरेशन से 180 डेज में ये डिक्लेरेशन जो इसके अंदर करना है कमिटमेंट का वो करना पड़ेगा। उसके लिए जो टाइम पीरियड में फिर से आपको बता दूं, पूरा प्रोविजन हम लोग ऑलरेडी रिवीजन क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ में वो सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जहां पे टाइम लिमिट्स है। तो सेक्शन 10A में 180 डेज का हमारा एक टाइम लिमिट अपने को देके रखा है जिसमें डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन नंबर 12 हमको यहाँ पे क्या कहता है कि एक कंपनी के बाद, एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज में उसके पास में अपना ऑफिस होना चाहिए, बराबर। उसके अलावा वेरिफिकेशन भी जो है वो भी 30 डेज के अंदर करना है। बहुत क्लियर मैटर हो गया।
फिर अगर कोई भी नाम चेंज करते हो तो पुराने नाम को 2 साल तक अपने साथ में रखना है, आपको नया नाम के साथ पुराना नाम भी लगाना पड़ेगा। और अगर कुछ भी चेंज होता है तो चेंज से 30 डेज में उसको भी आरओसी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 12 जो है वो मैक्सिमम 30 डेज के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, फिर हमने कहा सर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम करना है, नाम में चेंज करना है, ऑलरेडी नाम बना हुआ है तो आरडी बट ऑब्वियसली डायरेक्शन देगा, और आरडी के डायरेक्शन को कंपनी फॉलो करेगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर, बराबर। और अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड मैटर है तो 6 मंथ्स के अंदर उसके डायरेक्शन को कंपनी फॉलो करेगी, बराबर। और इसके लिए कंपनी जो है जब ये चेंज कर लेती है 3 मंथ्स में, तो उसके बाद जो भी ऑर्डर ऑफ आरडी का कॉपी है और जो भी नोटिस ऑफ चेंज है वो 15 डेज के अंदर, वो चेंज से 15 दिन के अंदर आरओसी को सेंड करेगी। यहाँ पे एक 15 दिन का टाइम हमारे पास में और है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज करना हो तो लोकल लिमिट्स में चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है, 30 डेज के अंदर आप नया एड्रेस बताओगे बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद आरओसी को। अगर एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो बट ऑब्वियस एसआर एमजीडी ये सब तो आपको बताइए, मेन मेरा काम है 30 डेज बताने का आपको कि 30 डेज के अंदर अपने को आरओसी को नया एड्रेस बताना पड़ेगा। एक आरओसी के एरिया से निकल करके दूसरे आरओसी के एरिया में गए लेकिन स्टेट सेम है, तो पहला सीन आया कि आरडी का जो रिप्लाई है वो 30 डेज के अंदर आएगा। जब हम एप्लीकेशन भेजेंगे तो आरडी का रिप्लाई 30 दिन के अंदर आएगा, और ये जो कंफर्मेशन आई है ये दोनों आरओसी को 60 डेज के अंदर भेज दी जाएगी, और नया आरओसी 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। 30-60-30 का ये रेशियो यहाँ पे चलने वाला है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो पहला नंबर अपने को ये, चलो एमजीडी 14 को 30 डेज में फाइल करना है, मेन चीज ये जो 30-60 था वो 60-30 हो गया। आरडी का रिप्लाई इस बार 60 डेज के अंदर आएगा, और जो दोनों आरओसीज को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो 30 डेज के अंदर दी जाएगी। ये अपने को यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है तो एमजीडी 14 जो अपना है एसआर के बाद वो 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा, और आरओसी जो सर्टिफिकेट भी इश्यू करता है वो 30 डेज के अंदर करेगा, ध्यान में रखने का है। आर्टिकल्स को अगर ऑल्टर किया जाए तो एसआर पास करने के बाद ऑल्टर आर्टिकल का कॉपी आरओसी को 15 दिन के अंदर भेजने का है, 15 डेज का टाइमिंग है इधर, बराबर। अब सेक्शन 17 कहता है कि अगर अब कोई भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह का कॉपी कंपनी से डिमांड करेंगे तो कंपनी 7 डेज के अंदर ये प्रोवाइड करेगी, इधर पे 7 दिन है, बराबर। एक और पॉइंट मैंने डाल दिया यहाँ पे सेक्शन 21 के अंदर कि जो भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाना है तो उस पर साइन कौन करेगा, तो ये भी एक प्रोविजन मैंने साथ में डाल दिया कि भाई केएमपी साइन करेगा या ऑथोराइज ऑफिसर बाय बीओडी इस पे साइन कर सकता है ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो मैंने आपको जैसा कहा कि टाइम लिमिट के अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐसे भी डाल दिए हैं ताकि ऑफिसर्स के नाम वगैरह भी आपको ध्यान रहे। जैसे सेक्शन 22 बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो जनरली कंपनी का कॉमन सील लगता है। अगर कॉमन सील नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया कि 2 डायरेक्टर, या आप सब जानते हैं, या एक डायरेक्टर और एक अपॉइंटेड सीएस जो है उसके साइन से भी काम हो जाएगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबको पता है, इसका जो वैलिडिटी पीरियड रहता है वो 1 ईयर का रहता है। 1 साल में आप दोबारा भी शेयर इशू करें, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करें या सिक्योरिटीज इशू करें तो आपको नए प्रोस्पेक्टस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ टाइमिंग 1 ईयर का। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मेन से 3 दिन पहले अपने को आरओसी को भेजना पड़ता है, मतलब ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से एटलीस्ट 3 डेज बिफोर अपने को फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 दिन का टाइमिंग सेक्शन 32 में बढ़िया है। 39 में अगर बात करें अलॉटमेंट की तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% है, ठीक है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 30 डेज में। अगर नहीं आता है तो अपने को 15 दिन के अंदर वो पैसा क्लोजर ऑफ इश्यू से वापस करना पड़ेगा, बराबर। और अगर नहीं कर पाए तो 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। रेट्स भी मैंने आपको दे दिए, टाइमिंग भी दे दिया है, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू आरओसी जो है वो फाइल किया जाएगा, वो 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट फाइल करना होता है। तो इधर ये डेज जो है वो काम आने वाले हैं। सेक्शन 40 पे पढ़ते हैं। सेक्शन 40 पे अपन ने यहाँ पे लिया है मेनली अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन है लेकिन जो रेट्स है वो अंडरराइटिंग कमीशन की है। शेयर्स पर 5% मैक्स, आर्टिकल्स में आप कम कर सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर्स के ऊपर 2.5% से ज्यादा नहीं होगा, आर्टिकल्स में आप चाहे तो इससे कम कर सकते हैं। 2 रेट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट 200 का नंबर है मैक्सिमम, आप लोग सब जानते हो, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, बराबर। तो 200 मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई पर्सन को जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसके लिए टाइमिंग जो है वो है 30 डेज का, बराबर। सेंड टू आइडेंटिफाई पर्सन रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक मोड में 30 दिन के अंदर उनका नाम रिकॉर्ड करने के बाद 30 दिन के अंदर भेजा जाएगा कि भाई आपको जो भी जवाब देना है वो दे दो। और उसके बाद एप्लीकेशन मनी आने के 60 डेज के अंदर अलॉट कर दी जाएगी। अगर इस टाइम में अलॉट नहीं की जाती है
तो अगले 15 दिन के अंदर देखिएगा 60 डेज खत्म होने के बाद इधर 15 दिन में अपने को पैसा उनको वापस करना है, बराबर। थोड़ा सा मैटर अपना वहां से अलग हो गया। बाय चांस अगर नहीं पे कर पाते हो तो 60 दिन बाद से, 60 डे के बाद से, ऐसा नहीं कि 75 डे के बाद से देना है, 60 डे के बाद से 12% पर एनम का इंटरेस्ट इधर पे लग जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 15 डेज के अंदर फाइल हो रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। नॉर्मली अपना टाइमिंग कितना था, 30 दिन का, लेकिन इधर अपना 15 दिन का टाइमिंग है, तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से क्लियर मैटर है, कोई टेंशन नहीं। चलिए डीवीआर की बात करें, 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रेट आपको ध्यान में रखना है। फिर यहां पे भी एक्चुअली में टाइमिंग का एक सिस्टम था, कोई भी डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न सबमिट करने में पिछले 3 साल के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या 3 इयर्स का चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ये था कि भी नो डिफॉल्ट, डिविडेंड डिक्लेयर में, डिपॉजिट के अंदर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन में, डिबेंचर्स में, इनके इंटरेस्ट पे करने में, कोई पीएफआई या इंश्योरेंस वगैरह में, या शेड्यूल बैंक का इंटरेस्ट देने में, बराबर, या कोई एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी पेमेंट है, बोनस, ग्रेजुटी वगैरह, या एम्प्लॉय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो अमाउंट जमा कराना था, उसमें अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो आप डीबीआर इश्यू नहीं कर सकते थे, प्रोविजन था। तो सर इतना बड़ा यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक टाइम का रोल है। DVR can be issued expiry of 5 years from the end of financial year in which such default was made good। यानी इनमें से अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो पहले उस डिफॉल्ट को सुधारिए और वहां से 5 साल बाद ही आप DVR इशू कर पाएंगे। इसलिए लिख दिया क्योंकि कई जगह में 5 साल है, कई जगह में 3 साल बाद है, जैसा अपन बाईबैक वगैरह में करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि यहाँ 5 साल के बाद, मतलब गलती सुधारने के बाद 5 ईयर के बाद आप ये आपका ओपन हो जाएगा कि आप DVR इशू कर पाएंगे। सेम उसी तरह से पिछले 3 साल में यहाँ 3 ईयर इंपॉर्टेंट हो गया। इनमें से इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपने ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये 3 इयर्स का नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सेक्शन 48 में आते हैं। सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ राइट्स की बात करता है। यहाँ पे 3/4 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटर्न कंसेंट 3/4 की चाहिए। अदर क्लास पे इफेक्ट आ रहा है तो उनका भी 3/4 कंसेंट चाहिए, बराबर। अभी ट्रिब्यूनल के पास जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 10% ऑफ इशूड शेयर चाहिए। और एप्लीकेशन जो है वो 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेंट जो ऊपर लिया हुआ है उसमें आरओसी को दे देना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का कॉपी आएगा 30 डेज में अपने को आरओसी को सबमिट करना रहेगा। तो ये सारे सेक्शन 48 में आपके टाइमिंग्स और जो परसेंटेज है उसके पॉइंट रहेंगे, ध्यान रखोगे। स्वेट इक्विटी शेयर 12 महीने में अलॉट हो जाने चाहिए, 12 मंथ हमारे काम का है। सीलिंग लिमिट आप ध्यान रख सकते हैं, एनुअल लिमिट अलग है और रेगुलर लिमिट अलग है। एनुअल लिमिट है हमारा 15% का या 5 करोड़ विच एवर इज हायर इशू प्राइस, बराबर। जबकि ओवरऑल लिमिट की अगर बात, ये वन टाइम लिमिट हो गई, एनुअल लिमिट हो गई। ओवरऑल लिमिट 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टार्टअप कंपनीज के लिए 10 साल तक 50% अलाउड, ठीक है। और लॉक इन पीरियड इसमें जो रहेगा, मतलब स्वेट इक्विटी मिलने के बाद आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, वो 3 इयर्स का मामला है यहाँ पे। तो इसमें 3 साल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो सारी टाइम लिमिट्स अपन ने कोशिश किया है कि इधर सब आप लोगों के लिए टाइम लिमिट हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो रिडेम्पशन जो है मैक्सिमम 20 इयर्स, क्या कहते हो, बराबर। उसमें भी अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है तो 30 ईयर हो सकता है। लेकिन उसमें एक काम करना पड़ेगा, 21st ईयर से हम 10% का रिडेम्पशन चालू कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर का डिजायर पे है ना। रिडेम्पशन ऑफ 10% ऑफ द शेयर, 10% के बराबर। तो वैसे देखें तो अगर 10% आप करेंगे तो 10 साल तक पूरा 100% रिडीम हो ही जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर का ऑप्शन पे है, इतना हम रिडेम्पशन करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर रिडीमेबल, इसी के अंदर हमारा एक पॉइंट था कि अगर 3/4 लोगों का कंसेंट हो जाए तो हम डिबेंचर के बदले, प्रेफरेंस शेयर के बदले में जो कि रिडीम नहीं कर पा रहे हैं तो और प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। जो अपन ने अल्टरनेटिव मेथड देखा था तो वो 3/4 का नंबर एक आपको वहां पे देके रखा है, ठीक है। फिर सीधा सेक्शन 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन। ट्रांसफर डीड जो है वो कंपनी को अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट 60 डेज के अंदर चली जाएगी। जब आप सर्टिफाई करा लेते हो वहां से 60 डेज में जाएगी स्टैंपिंग से, और कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट 1 मंथ के अंदर इशू कर देगी। बहुत सिंपल काम है अपने पास में। लेकिन पार्टली पेड अप शेयर में जब कंपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मंगवाती है तो वो 2 वीक्स का टाइम उसके अंदर है कि भाई पार्टली पेड अप है तो ट्रांसफर ही कम से कम अपना कोई ऑब्जेक्शन हो तो दे दे। वो 2 वीक्स का टाइमिंग आपको वहां पे दे के रखा है, ठीक है। फिर सेक्शन 58 में अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन से मना कर दे कंपनी तो आप ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे। बहुत जबरदस्त राइट्स हमारे पास में वहां पे। जैसा आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशन देने के बाद 30 डेज में अगर कंपनी का अप्रूवल आता है तब तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर रिजेक्शन आता है तो क्या करना है, और रिप्लाई नहीं आया 30 दिन में तो क्या करना है। अगर रिजेक्शन आ जाता है तो हम ट्रिब्यूनल को अपील करेंगे। प्राइवेट कंपनी को टाइम मिल रहा है
जब उनका नो में जवाब आया वहां से 30 डेज, पब्लिक कंपनी को नो में जवाब आया वहां से 60 डेज का टाइमिंग अपील करने के मिलने वाला है। यही अगर 30 दिन निकलने के बाद कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो क्या करें? तो जिस दिन आपने ये सबमिट किया था, वहां पे डॉक्यूमेंट जिस दिन सबमिट किया था, वहां से अपने को इन्होंने टाइमिंग देना शुरू कर दिया है। समझिएगा मेरी बात को, बराबर से वहां से इन्होंने शुरू कर दिया। एक मिनट, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे देखना था। चलिए, हाँ जी, यहाँ मुझे कुछ पीछे ऐसा छुपा छुपा सा लग रहा था, तो मैंने देखा कि भी देख लें कि क्या चक्कर हो रहा है ये। चलिए जी, तो अब यहाँ पे अपना टाइमिंग कितना हो गया? जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया था, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया था, वहां से प्राइवेट कंपनी के केस में 60 डेज मिल रहे हैं और पब्लिक कंपनी के केस में वहां से 90 डेज मिल रहे हैं। प्रैक्टिकली हम जानते हैं 30 दिन दोनों में ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो यहाँ 30 ही मिलेंगे या 60 मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए 60 और 90 अपने को लिखना पड़ेगा। अब ट्रिब्यूनल जो है वो देख करके जो भी ऑर्डर करेगा, उसमें डेज का क्या रोल है कि वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को 10 डेज के अंदर आप कर दीजिए। यहाँ भी एक डेट का रोल अपना इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन के अंदर वो ऑर्डर कर देगा कि आप इसको रजिस्टर करिए, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हुए चलूंगा। राइट इशू में 62(1) कहता है कि जो टाइमिंग दिया जाएगा मेंबर्स को एक्सेप्टेंस करने के लिए प्रपोजल, वो 15 डेज या सच लेसर ही, अभी चेंज हुआ था, और मैक्सिमम 30 डेज का दे सकते हैं ना, देख सकते हो आप लोग ये। और अरे भाई हट जा, हाँ जी, 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज का। और प्राइवेट कंपनियां और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी जो है, अगर 90% ऑफ मेंबर्स उनके रेडी हो तो 15 से कम दिन का टाइमिंग भी वो लोग दे सकते हैं। वैसे भी लेसर अपन यहाँ कर दिया, इसमें अलग से भी रखा था, ध्यान रखेंगे। स्टॉक ऑप्शन स्कीम में 1 साल का टाइमिंग है आपको ऑप्शन यूज करने के लिए। मतलब जब आपको ये एसओपी का ऑप्शन मिलता है कि आप फ्यूचर में शेयर खरीद सकते हैं, तो मिनिमम पीरियड उसका 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड यूज वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। 1 साल का टाइम तो मिनिमम अपने को उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर एक पॉइंट था कि बाई चांस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कन्वर्ट करने का लोन को शेयर्स पर, आपको जम नहीं रहा है, तो आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल के पास में। सीजी का ऑर्डर आने के 60 डेज के अंदर अंदर ऐसा अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे 60 डेज जो है वो एक अच्छा पॉइंट है, जो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फिर 64 में आया कि अगर ऑल्टरेशन होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन और ऑल्टर जो अपना मेमोरेंडम है वो हम 30 दिन के अंदर आरओसी को भेज देंगे, आरओसी को इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये 30 डेज का टाइमिंग यहाँ आपको देके रखा है। चलिए बाईबैक पर आ जाते हैं। बाईबैक के लिए क्या प्रोविजन है देखिएगा, समझिएगा। फिर से आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे कि बच्चे लोगों, हम लोग टाइम से रिलेटेड हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इस वक्त के अंदर। सिर्फ टाइम के जो भी पॉइंट्स हैं उनको फोकस कर रहे हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स पे बात करें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 हो गया। अब जो भी हमारा ये डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन पास करने से 12 मंथ में सारा प्रोसेस खत्म होना चाहिए। 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप यहाँ पे है। परसेंटेज 25% आप सबको पता है, और इक्विटी का करना हो तो टोटल इक्विटी का 25%, ठीक है, ये भी सबको पता है। अच्छा, एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि 1 ईयर तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ये भी आपने पढ़ा था। डिक्लेरेशन पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक एमडी का होना जरूरी है। फिजिकल रिस्ट्रिक्शन 7 डेज के अंदर हो जाएगा, बराबर से। और फर्दर इश्यू अगर आपको करना है तो 6 मंथ्स तक आप सिमिलर काइंड की सिक्योरिटीज इशू नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपने एक्सेप्शंस पढ़े हैं कि बोनस इशू है या डिविडेंड वारंट का चेंज है या कन्वर्टेबल वाले वो आप इशू कर सकते हैं। और बायबैक का जो रिटर्न है वो आरओसी या सेबी को आप 30 डेज के अंदर कंप्लीशन ऑफ बायबैक सेंड कर देंगे। तो यहाँ इस सेक्शन में परसेंटेज का और टाइमिंग का इतना इतना सारा रोल है। चलिए 70 पे आ गए। 70 के अंदर एक प्रोहिबिशन था कि अगर आपने डिविडेंड या डिपॉजिट का पेमेंट या डिबेंचर का रिडम्पशन या प्रेफरेंशियल का डिविडेंड वगैरह नहीं दिया तो आप बायबैक नहीं कर सकते। अब जैसा डीवीआर में था, डीवीआर में था कि जब आप सुधारोगे वहां से 5 साल तक प्रोहिबिटेड हो डीवीआर में, यहाँ पे वही प्रोहिबिशन 3 साल का, इसीलिए प्रोविजन लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ जैसे आप डिफॉल्ट को सही करोगे और 3 इयर्स तक प्रोहिबिशन चलेगा, उसके बाद लिफ्ट हो जाएगा, आपने को ध्यान रखना है। तो वहां 5 ईयर या 3 ईयर थोड़ा सा ध्यान रखोगे। रिडम्पशन के लिए अगेन 10 साल है, स्पेसिफाइड कंपनी के लिए 10 से 30 साल हो सकते हैं, सेम वैसे ही। ट्रस्ट डीड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के 60 डेज में बन जानी चाहिए, एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। सर्टिफिकेट कभी इश्यू करना है डिबेंचर वाला, अगर अलॉटमेंट कर रहे हो तो अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर, तो ट्रांसफर हो रहा है तो एप्लीकेशन आने से 1 महीने में ट्रांसफर कर देने का। डिबेंचर ट्रस्टी, अब डिबेंचर ट्रस्टी तभी अपॉइंट होता है जब 500 से ज्यादा लोगों शेल बी अपॉइंटेड अगर कंपनी मेक एन ऑफर इन्विटेशन टू पब्लिक और इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500, तभी अपने को ट्रस्टी चाहिए। अब डीआरआर डीआरआई की कुछ लिमिट्स आपको दे रखी थी लिस्टेड कंपनीज के लिए, ये पड़ी
लिस्टेड कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इशू में अगर एनबीएफसीज हैं तो डीआरआई की जरूरत पड़ेगी। 15% की डीआरआर की रिक्वायरमेंट तो हट गई, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए 15% और अदर लिस्टेड कंपनीज के लिए भी 15%, वो भी सिर्फ पब्लिक इशू में जा रही हो तो, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं। अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो उनमें पब्लिक इशू तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ देखो सब जगह 000% है, सब जगह पे सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी अगर उसमें भी एनबीएफसीज नहीं, एचएफसी भी नहीं, अदर अनलिस्टेड कंपनीज अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डीआरआर उनको बनाना है 10% के बराबर का, और डीआरआई जो है वो 15% का है। ये रेट सारी हम लोगों ने रूटीन में भी डिस्कस की हुई है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये कट ऑफ डेट क्या रहेगी, हर साल के 30 अप्रैल को अपने को डीआरआई बनाना पड़ेगा, सबको पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और डीआरआई जो है वो कभी भी 15% से कम नहीं जाना चाहिए। देखो 15% यहाँ लिखा हुआ है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगले साल 31 मार्च तक जो भी मैच्योर हो रहे हैं उसके 15% के बराबर अपने को डीआरआई बना के रखना पड़ेगा। सब में आप डीआरआई का रेट 15% देख सकते हो। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो भेजा जाएगा 30 डेज के अंदर, डिबेंचर्स का 30 दिन के अंदर अपने को अलॉटमेंट से फाइल करना है, ठीक है। फिर एलिजिबल कंपनीज की बात करें, एलिजिबल कंपनीज आ गई हमारे डिपॉजिट वाले चैप्टर के अंदर ना, ये डिपॉजिट वाला चैप्टर चालू हो गया। नेटवर्थ 100 करोड़ कम से कम, टर्नओवर 500 करोड़ का मिनिमम सीधी लिमिट है, और मेंबर को जो सर्कुलर भेजा जाएगा डिपॉजिट्स एक्वायर करने के लिए, जब मेंबर्स को आप इशू कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है, फाइल ए कॉपी ऑफ सर्कुलर अलोंग विद सच स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार को सर्कुलर इशू करने से 30 दिन के पहले इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास करवाना पड़ेगा। अब यहां पे भी वही चक्र हो गया, द कंपनी में गुड द डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। बच्चे लोगों को देखिएगा, डिपॉजिट के लिए भी सेम, अगर कोई पुराना डिपॉजिट या इंटरेस्ट का पेमेंट आपने नहीं किया तो उसको करिए एंड अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और सही करने के बाद भी 5 साल तक आप पर बैन लगा रहेगा। तीसरी बार आ गया, सबसे पहला डीबीआर में 5 साल का बैन है, सेकंड नंबर अभी अभी बायबैक में पड़ा, वहां सही करने के बाद 3 साल तक आप नहीं कर पाओगे, बैन है। इस बार तो डायरेक्ट ही पॉइंट किसका आ गया है बच्चे लोगों, डिपॉजिट का ही आ गया है कि अगर पुराने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया तो नया फिर 5 साल तक आप नहीं मंगवा पाओगे। 5 ईयर का इधर भी प्रोहिबिशन आपने को ध्यान रखना है। मिनिमम पीरियड बच्चे लोगों 6 मंथ्स का हो सकता है, मैक्स पीरियड 36 मंथ्स का, उससे भी कम करना होगा। 10% के बराबर ही आप कर रहे हो पेड अप कैपिटल रिजर्व वगैरह का, तो 3 मंथ्स के लिए मिनिमम आप इस टाइमिंग को कर सकते हो, या आप लोग भी जानते हो, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो गया। लिमिट्स की बात करें तो 73(2) में जो आ रही है उनके लिए 35%, एग्रीगेट ऑफ पेड अप रिजर्व प्रीमियम सबको पता है। आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% भी ले सकते हैं, चलेगा, ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज अपने मेंबर से 10 और अदर देन मेंबर से खाली 25% ले पाएगी, और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सीधा पब्लिक से लेने का ये 35% डायरेक्ट पॉइंट है। इतना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अपने को ध्यान में रखना है। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड वही हो गया, 7 डेज बिफोर इशूइंग सर्कुलर बन जाना चाहिए ट्रस्ट डीड भी अपना, ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जब भी कोई डिबेंचर की एंट्री होगी उसके 7 डेज के अंदर, रिसिप्ट जब भी इशू करोगे, पैसा आने के बाद रिसिप्ट इशू करते हैं ना, तो 7 डेज के अंदर उसका एंट्री जो है वो रजिस्टर के अंदर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 8 ईयर तक अपने को मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करना है, 8 साल तक संभाल के रखना है। डिपॉजिट रिसिप्ट 21 दिन के अंदर इशू कर दो, 21 डेज के अंदर। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट हर साल 30 जून को, और प्रीवियस जो 31 मार्च ऑफ दैट ईयर तक के जो भी होंगे ऑन एंड बिफोर 30 जून एवरी ईयर, और 30 जून से जस्ट पहले, जैसे अभी 31 मार्च 2021 खत्म हुआ तो उसके बाद 30 जून 21 तक आपको करीब करीब अप्रैल में और जून 3 महीने का टाइम मिलता है रिटर्न सबमिट करने का है। ओवरड्यू पीरियड पे यहाँ पे 18% पर एनम भी मैंने आपको दे दिया है, और चार्ज ऑफ एसेट अगर आप क्रिएट करते हैं तो 30 डेज ऑफ सच एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो आप चार्ज क्रिएट करेंगे यहाँ पे एसेट के ऊपर अगर कर रहे हैं 30 डेज के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रार विद आरओसी, रजिस्टर विद आरओसी एटलीस्ट 30 डेज, जो एडवर्टीजमेंट जाएगा वो 30 दिन के लिए, मतलब 30 दिन पहले आरओसी के पास सबमिट हो जाना चाहिए, और ये जो है वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेट ऑफ एजीएम व्हिच इज अर्लियर। मतलब एक एडवर्टीजमेंट देने के बाद 6 महीना तक वो वैलिड है, उस बीच में आप डिपॉजिट कोई भी अगर देना चाहे तो कंपनी के पास करवा सकता है जमा, ये इस पॉइंट का मतलब हो गया, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट की अगर बात करें तो एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 74 वाले सेक्शन के अंदर, तो आपको अनपेड डिपॉजिट का एक इन्फॉर्मेशन 3 मंथ्स के अंदर, ये जब से सेक्शन का नया एक्ट कमेंस हुआ आरओसी को दे देना है, और कमेंसमेंट से 3 साल के अंदर अंदर, या अगर एक्सपायरी पीरियड पहले आ रहा है तो पहले अपने को पेमेंट कर देने का है।
तो 3 मंथ्स में स्टेटमेंट बना के देना है, 3 ईयर्स में पेमेंट कर देना है, कहानी खत्म। चार्जेस पे आ गए। चार्जेस का रजिस्ट्रेशन बच्चों 30 दिन सबको पता है, रिवीजन क्लास में भी कर चुके हैं अपन इसको। अगर 2 नवंबर 18 से पहले के हैं तो आपको 300 दिन और मिल जाएंगे बराबर से। लेकिन अगर इसके बाद हुए हैं मतलब इफ नॉट मेड, मतलब अगर आपने ये 300 दिन में भी नहीं कराया तो फिर 2 नवंबर से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 6 महीने। फाइनल टाइम है कि भाई अब आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। लेकिन अब जो रूल्स आने के बाद 2 नवंबर 2018 के बाद अगर रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपको ऊपर 30 दिन तो मिल ही रहे थे, एक्स्ट्रा में आपको 60 डेज और मिल रहे हैं, 30 + 60। उसमें भी नहीं करवा पाए तो एक्स्ट्रा फीस पे करने के बाद 60 डेज आपको और मिल जाएंगे। मतलब इस वाले पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं हो गया 30 वो स्टार्टिंग वाला +60 लेकिन अगर आप 2 नवंबर से पहले के हैं तो 30 + 300 दिन मिल रहा था, प्लस 2 नवंबर से आपको 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ऐसे प्रोविजन इन्होंने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है बच्चे लोगों, टेंशन नहीं। फिर हम लोग आ गए सेक्शन नंबर 78 में, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर खुद ही रजिस्टर करा ले तो कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज बराबर से। ये देखो 30 दिन। ऑन फेलियर ऑन पार्ट ऑफ कंपनी द रजिस्ट्रार में अलाउ रजिस्ट्रेशन विद इन 14 डेज। समझ रहे हैं, चार्ज होल्डर अगर जो है वो खुद भी रजिस्टर करा सकता है अगर कंपनी नहीं कराती है तो अगेन टाइमिंग वही है, कंपनी जब फेल होगी तो वहां से 30 दिन के अंदर। और रजिस्ट्रार जो है वो बट ऑब्वियस है कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा, 14 डेज का जवाब नहीं आया तो रजिस्टर कर देगा। सेम चीज सेटिस्फेक्शन में है, आरओसी को 30 दिन में आप इंफॉर्मेशन दोगे, 300 दिन आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के लिए। चार्ज होल्डर के लिए एडिशनल फीस देने पे 30 दिन का टाइमिंग 300 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे भी आरओसी मैक्सिमम 14 डेज का नोटिस होल्डर को भेजेगा, भाई पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ बता दो हमको। 14 डेज का यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सीडिंग 14 डेज अपन दे रहे हैं यहाँ पे, 14 दिन से ज्यादा का नोटिस नहीं दे सकते। और ये जो आप मेंटेन करके रखोगे एंट्री सेटिस्फेक्शन वगैरह की, वो ये होने के 8 साल बाद तक अपने को मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 डेज। बच्चों समझिएगा, पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज इन्फॉर्म अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग द एंट्री। भाई रजिस्ट्रार खुद ही एंट्री कर सकता है, कई सारी चीजों डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई और 30 दिन के अंदर वो अफेक्टेड पार्टीज को बता भी देगा 83 में। अच्छा, जब रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होते हैं तो वो अपॉइंट होने और जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, बराबर सीधी सी बात है। फिर हमारे पास में आता है चार्जेस का आखिरी पॉइंट 87 यहाँ पे आता है, जो 87 क्या कहता है रेक्टिफिकेशन के अंदर, कि जो भी रेक्टिफिकेशन ओमिशन या मॉडिफिकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा वो दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर फाइलिंग 300 दिन के अंदर नहीं हुई है और आप सीजी को अप्लाई करते हैं और सीजी को अगर रीजनेबल लगता है तो वो टाइमिंग को यहाँ पे बढ़ा भी सकता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो बच्चे लोगों चार्जेस वाले चैप्टर तक हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं आज के हमारे इस पूरे पार्ट में। तो क्या कहते हैं आप लोग, नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर लिया जाए क्या? अभी कर लें इसको कंप्लीट, क्या कहते हैं, कर लिया जाए ताकि पूरा का पूरा हमारा जो पार्ट है वो आज ही हम चाहें तो इसको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है सेक्शन नंबर 88। चलिए जी, तो हमारी बात चल रही थी सेक्शन नंबर 88 से कंटिन्यू कर लेते हैं। 88 रजिस्टर और मेंबर की बात करता है, जो कहता है कि भाई एक बार अलॉटमेंट हो जाए वहां से 7 डेज के अंदर रजिस्टर में एंट्री आ जाना चाहिए, बराबर सिंपल है। और नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ ऑफिस जो है, कोई भी चेंज अगर करते हैं तो 30 डेज के अंदर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर अपने को आरओसी को इन्फॉर्मेशन उसका देना पड़ेगा, बराबर। क्या कहते हो, ठीक है, 30 डेज के अंदर अपने को नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ द ऑफिस और एनी चेंज या डिसकंटिन्यू भी अगर अपन कर रहे हैं तो 30 दिन में आरओसी को उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, दोनों पार्टीज को, बेनिफिशियल और शेयर होल्डर दोनों को 30 डेज के अंदर इसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आरओसी को, सॉरी कंपनी को। और जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाए तो कंपनी आगे 30 डेज में आरओसी को इसका इन्फॉर्मेशन दे देगी। एसबीओ की बात अगर करें तो एसबीओ की तरफ से जो डिक्लेरेशन जाएगा वो ये अमेंडमेंट रूल्स अप्लाई होने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर उसको करना है, बराबर। और ये जो रिपोर्टिंग कंपनी है वो आगे आरओसी को जो डिस्क्लोजर है वो 30 डेज के अंदर कर देगी। और आरओसी जो है मतलब डिक्लेरेशन ऑफ चेंज अगर कुछ भी कल को होता है तो भी 30 डेज में उसका इन्फॉर्मेशन चेंज से किया जाएगा, अपने को ध्यान रखना है, बराबर।
रजिस्टर क्लोज करने की बात करें तो एक साल में मैक्सिमम कितना 45 डेज हो सकता है 1 ईयर में, लेकिन उसमें भी एक साथ जो है वन टाइम में 30 डेज से ज्यादा का नहीं होगा और इससे पहले 7 डेज पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ध्यान से रखना है आप लोगों को। ये एनुअल रिटर्न जो है वो डेट ऑफ एजीएम से 60 डेज और एजीएम नहीं होती है तो जिस दिन होनी चाहिए थी वहां से 60 डेज में आरओसी को फाइल हो जाएगा। प्लेस ऑफ कीपिंग का एक पॉइंट मैंने साथ में डाल दिया आपके लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रहेंगे सारे रजिस्टर्ड रिटर्न वगैरह, और किसी प्लेस पे आप रख सकते हैं जहां 10% ऑफ शेयर होल्डर रेजिडेंट हो, ठीक है, और इनको 8 साल तक अपने को प्रिजर्व करके रखना है, अपने को ध्यान रखना है। चलिए मीटिंग्स वाले पे आ गए। सबको पता है फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर, उसके बाद सब्सिक्वेंट वाली क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर, 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट एजीएम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन सब्सिक्वेंट वाले को आरओसी 3 मंथ्स के लिए बढ़ा सकता है। तो जहां जहां जो टाइम लिमिट है हमने पूरा कोशिश किया कि वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए आ जाए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 100 कहता है 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कैपिटल वाला कंपनी है, वोटिंग पावर वाला कंपनी है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर आपके पास है तो आप डिमांड कर सकते हैं ईजीएम। डिमांड करेंगे तो 45 डेज के अंदर अंदर बुलाएगी कंपनी, नहीं बुला पाए तो एप्लीकेशन देने से 3 मंथ्स में खुद ही बुला सकते हैं मेंबर्स। क्लियर? नोटिस 21 क्लियर डेज प्लस आप जानते हो 1 डे सेंडिंग का, 1 डे मीटिंग का और 48 आवर रास्ते के जोड़ करके टोटल 25 डेज। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए 14 क्लियर डेज। शॉर्टेड नोटिस पे अगर नोटिस भेज रहा है तो एजीएम के केस में 95% मेंबर का कंसेंट चाहिए। ईजीएम में नंबर में तो होना चाहिए मेजोरिटी और वैल्यू यानी कैपिटल में 95% ऑफ पेड अप कैपिटल, और जहां कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है वहां 95% ऑफ वोटिंग पावर। नोटिस की रिक्वायरमेंट शॉर्टर नोटिस की कोरम में 15 वाली जो अपनी रिक्वायरमेंट है 5, 15, 30 वो तो आपको पता ही है। मैंने टाइमिंग वाली चीज यहां पे ले ली है कि एडजॉन मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 3 डेज बिफोर तो जाना ही जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास 48 आवर्स बिफोर सबमिट हो जाना चाहिए। अगर इंस्पेक्शन करना है तो रिटर्न में कंपनी को मीटिंग से 3 दिन पहले बताना पड़ेगा, तो कंपनी मीटिंग के 24 आवर्स पहले से लगा करके टिल एंड ऑफ द मीटिंग परमिट कर देगी। बराबर एक बंदा मैक्सिमम 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है जिनके पास में 10% से ज्यादा का कैपिटल नहीं होना चाहिए। और आप ये भी जानते हो किसी एक के पास अगर 10% से ज्यादा है तो सिर्फ एक ही मेंबर का प्रॉक्सी बन पाएगा, अपने को ध्यान रखना है। 108 में इलेक्ट्रॉनिक वोट का फैसिलिटी या तो लिस्टेड कंपनी के केस में देना है या जहां पे 1000 या ज्यादा शेयर होल्डर हो। रिमोट ई वोटिंग की जब दिया जाएगा बेनिफिट दिया जाएगा इस सिचुएशन को, मतलब ये वाली फैसिलिटी दी जाएगी तो ओपन होगी कम से कम 3 दिन पहले मीटिंग से, और मीटिंग के 1 दिन पहले शाम को 5 बजे उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो टाइमिंग का ये भी अच्छा पॉइंट है। पोलिंग की अगर डिमांड करनी है तो मैंने वो भी लिख दिया आप लोगों के लिए। वोटिंग पावर का या तो 1/10 हो या पेड अप शेयर कैपिटल का 5 लाख हो या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो, अपने को ध्यान में रखना है। तो एनी मेंबर जिसके पास 10% का टोटल वोटिंग पावर ऊपर ही आ चुका था बराबर, या शेयर कैपिटल मतलब ये शेयर कैपिटल वाली कंपनीज के लिए था कि 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख का कैपिटल हो। पर अगर ऐसी कंपनी है जो शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 10% का वोटिंग पावर, ठीक है। और यहाँ जो स्क्रूटाइजर अपॉइंट होगा वो अपनी रिपोर्ट को चेयरमैन को 7 डेज के अंदर सबमिट कर देगा, ध्यान में रखना है। पोस्टल बैलेट के लिए मेंबर्स को 30 डेज के अंदर अंदर रिक्विजिट मेंबर टू कम्युनिकेट, मेंबर को कहा जाएगा कि जब आपको नोटिस मिले वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे, हमको कम्युनिकेट करोगे। डेट ऑफ पोस्टिंग से 30 दिन में आप अपना रिप्लाई हमको भेज दोगे। पोस्टल बैलेट में 110 में लिखा हुआ है। अब मेंबर का रिजोल्यूशन अगर सर्कुलेट करना है तो कितने मेंबर होने चाहिए बेटा, फिर से वही पॉइंट आ गया अपना, या तो 1/10 का पेड अप कैपिटल हो जो ईजीएम में था या 1/10 का वोटिंग पावर हो, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन पास करवाने का मूड है तो मीटिंग से 6 महीना पहले इन्फॉर्म करो। एनी अदर मैटर पे 2 वीक पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेम ऐसे 115 है। अगर स्पेशल नोटिस ऑडिटर को हटाने का, डायरेक्टर को हटाने का या दूसरे को लगाने का अगर कुछ भी है तो एटलीस्ट 1% का टोटल वोटिंग पावर आपके पास हो या फिर कम से कम 5 लाख का कैपिटल हो, तो आप ये कंपनी को नोटिस दे सकते हो कि सर एक स्पेशल नोटिस हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। कंपनी को आपको ये देना है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, और कंपनी किसी भी तरह करके मीटिंग से एटलीस्ट 7 दिन पहले वो सर्कुलेट कर देगी। ये 7 दिन का टाइम यहाँ पे है। 117 कहता है कि जो भी एग्रीमेंट रिजोल्यूशन वगैरह हो रहे हैं वो पास होने के 30 डेज में आरओसी को फाइल करने पड़ेंगे बराबर। आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिए 30 की जगह टाइमिंग 60 डेज का है। मिनट्स की बात करें बच्चे लोगों
तो जब भी मीटिंग का कंक्लूजन होता है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड हो जाने चाहिए बुक्स के अंदर 30 डेज। और अगर कोई मेंबर चेक करना चाह रहा है तो फीस वगैरह जमा करा दे, फॉर्मेलिटीज फर्निश कर दे, 7 डेज के अंदर उसको ये प्रोवाइड की जाएंगे। 7 डेज का टाइमिंग आपको यहाँ दे रखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कौन कौन सी कंपनीज करेंगी इन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को? एक तो लिस्टेड कंपनी, और जिधर शेयर होल्डर कम से कम 1000 हो, नॉट लेस देन 1000, तब 1000 और मोर अगर है तो अपने रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन उनको करना ही पड़ेगा, शेयर मेंटेन। अब रिपोर्ट ऑन एजीएम, एजीएम पे रिपोर्ट मिनट्स के अलावा अलग से जाती है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम, एजीएम पर रिपोर्ट आरओसी को जाएगी। फिर बच्चों डिविडेंड डिक्लेयर करना, बहुत सीधा सा पॉइंट था। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन में ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। 30 डेज में डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट होना चाहिए, नहीं हो पाया अगले 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। लेट गया तो 12% पर एनम। क्लियर, सबको पता है बराबर से। और इसके लिए 90 डेज में एक स्टेटमेंट, मतलब ट्रांसफर करने से 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, भाई कौन कौन सा डिविडेंड मतलब अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड रह गया। ठीक है, अब 7 साल तक ये पैसा पड़ा रखना है अपने को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कितने साल तक? 7 ईयर। और फिर भी क्लेम नहीं होता है तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पनिशमेंट की बात करें तो इसमें पहली बार मैंने पनिशमेंट भी लिया है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 30 डेज के जो ऊपर दिए हुए थे इसमें अगर पेमेंट नहीं हो पाता है, आप लेट पेमेंट करते हैं, तो फिर 18% पर एनम के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक गलती चालू रहेगी तब तक 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आ गई। अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करेगी। एनी अदर प्लेस पे आप रख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे वो 110 नहीं है, वो मेंबरशिप रजिस्टर के लिए था। यहाँ पे कहीं पर भी आप, और इंडिया में कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन जहां रखो 7 दिन के अंदर आरओसी को उसका पूरा एड्रेस डिटेल में बता दो। ये 128 में लिखा गया है और एटीएम तक अपने को प्रिजर्व करनी है। पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आजकल बनने शुरू हो गए। रिलेवेंट पीरियड जब भी आपका एंड होगा वहां से 30 दिन के अंदर, अलग अलग एक्ट में दे रखा है, जैसे बैंकिंग एक्ट कहता है 3 महीने के बनाओ, तो क्वार्टरली बनाओगे तो क्वार्टर एंड होने के 30 डेज में इसका एक स्टेटमेंट का कॉपी आरओसी को भेजना पड़ेगा। रीओपनिंग अगर करवाना चाह रहे हैं तो 8 साल के पहले की बुक्स ओपन नहीं होंगी, अपने को पता है। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से 8 ईयर से ज्यादा मेंटेन करके रखिए तो हो सकती है, अदरवाइज पिछले 8 साल की बुक्स ही मेंटेन होती है, वो आप ओपन कर सकते हो। वॉलंटरी रिवीजन अगर करवाना चाह रहे हो 131 के अंदर, तो पिछले 3 सालों का पॉसिबल हो सकता है। वॉलंटरी रिवीजन के अंदर लास्ट 3 इयर्स के आप वापस से वॉलंटरी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट करवा सकते हैं। अब बच्चों सीएसआर के पॉइंट, हमारे बहुत बड़े पॉइंट थे। ऑडिट कमेटी आया है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी किधर बनेगी किधर नहीं बनेगी, बराबर से। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सीएसआर कमेटी होना चाहिए था। आई थिंक मिसप्रिंट रह गया इधर भी, मैंने ऑडिट कमेटी इधर किधर से आ गया। सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी किन कंपनीज के अंदर होगा देखिएगा। नेटवर्थ जिनका 500 करोड़ और मोर का हो, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर का हो, या फिर नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ और मोर का हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार। ठीक है, तो 500 यहाँ पे हो गया। अब जैसे भी आप इसको याद करना चाहें, 5 फिर 500 फिर 1000, नेटवर्थ है, टर्नओवर है और नेट प्रॉफिट है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको देखें ऐसे बनाए तो, है ना, ये अपना नेटवर्थ हो गया, या एनटीपी भी बना सकते थे आप। नेटवर्थ हो गया, टर्नओवर हो गया और पेड अप कैपिटल हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया, इसमें कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट हो गया इसके अंदर, ये ध्यान में रखेंगे। तो इतना है। लेकिन एक चीज अब नया जो पॉइंट आ गया था अपना, अगर जो अमाउंट एक्सीड करने वाली है कंपनी, सॉरी जो अमाउंट कंपनी स्पेंड करने वाली है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा का नहीं है तो फिर सीएसआर कमेटी नहीं बनानी है, बीओडीजी उस काम को कर लेगा। समझ रहे हैं? फिर इन केसेस में सीएसआर कमेटी बनती है। ठीक है, लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा स्पेंड ही नहीं निकल रहा है तो फिर सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है। पैसा तो खर्च करना है सीएसआर का, लेकिन बोर्ड संभाल लेगा, अपने को ध्यान में रखना है। कंट्रीब्यूशन सबको पता है, पिछले 3 साल का 2% के बराबर, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% के बराबर अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने 3 साल खत्म नहीं किए हैं तो जितने भी साल खत्म हुए उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, बाई चांस अगर जो पैसा खर्च करना है वो नहीं कर पाए, अनस्पेंड रह गया पैसा अगर सीएसआर का, तो अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट ट्रांसफर बाय कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर कहां ट्रांसफर होंगे? इसमें अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट बन जाएगा एक शेड्यूल बैंक के पास, उसमें 30 दिन में पैसा जमा हो जाएगा। फिर क्या करना है सर?
ये सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय कंपनी विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 साल का आपके पास में टाइमिंग है, उसको खर्च कर दो। और अगर 3 साल में खर्च नहीं कर पाते हो तो शेड्यूल 7 का जो भी स्पेसिफिक फंड है, जैसे ही तीसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो वहां से 30 दिन में वहां पैसा जमा करा दीजिए। ये ध्यान में रखना, ये सब अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा रखा है। जिनको ये डिटेल देखने का है, समझने का है, वो अमेंडमेंट क्लास इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। सीएसआर पे कितना एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहेगा, 5% ऑफ टोटल सीएसआर का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस ये खर्चा करने से आपने सीएसआर पे खर्च किया और कुछ सरप्लस अचीव हो गया तो 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने में वही शेड्यूल अपना जो 7 है उसके किसी फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, और स्पेंड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर आपने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, 5 लाख खर्च करने थे आपने 10 लाख कर दिए, तो एक्स्ट्रा 5 लाख का अगले 3 साल तक आप सेट ऑफ ले सकते हैं। तब जितना खर्च कर रहे हैं उसमें से ये अमाउंट कम हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर आरओसी को भेजने का है। अडॉप्टेड वाली, अनअडॉप्टेड वाली 2 बार भेजना पड़ेगा। एक तो 30 दिन के अंदर अपन पहले ही भेज देंगे, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम प्रोविजनल। फिर उसके बाद जब एडजॉर्न मीटिंग के अंदर वो अप्रूव होगी, वहां से 30 डेज के अंदर मेन एफएस की कॉपी अपन भेज देंगे। 2 बार भेजना है। ओपीसी के केस में एजीएम होती नहीं है तो फाइनेंशियल क्लोज होने के 180 दिन में भेजनी है बराबर। और अगर किसी साल एजीएम हुई नहीं तो जब होनी चाहिए थी, लास्ट डेट बिफोर एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, 5 से 30 डेज में इसका कॉपी जो है वो अपने को आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। एक्सबीआरएल किन किन कंपनीज पे लगता है बच्चे लोगों, सारी लिस्टेड कंपनीज पर लगेगा, उनकी सब्सिडीज पे लगेगा, इंडियन सब्सिडीज, या ऐसी सारी कंपनियां जिनका कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या ऐसी सारी कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या ऐसी कंपनी जो ये बिजनेस लैंग्वेज यूज करती है इसके अंदर अगर कवर है तो उन सबको। तो मेन लिमिट ध्यान रखिएगा, पेड ऑफ कैपिटल 5 करोड़ और मोर और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आप पे एक्सबीआरएल लगने वाला है। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन कौन सी कंपनीज करेंगी, काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है, आओ चेक कर दे। हर लिस्टेड कंपनी में होगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की 3 कंडीशन है बच्चे लोगों, 50, 200 और 100। आप इसको ऐसे कर सकते हो 50, 100 और 200, है ना। तो 50 के अंदर तो हमारे पास में क्या है, हमारी पेड अप कैपिटल है। 50 के अंदर तो हमारी पेड अप कैपिटल आ रही है। ठीक है, और नहीं 50 नहीं, पहले 25 लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, मतलब सबसे पहले नंबर पे इसको ऐसे याद करना चाहिए आपको कि भाई सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, सबसे लोएस्ट इसमें क्या दिख रहा है बच्चे लोगों को, अपने को 4 पॉइंट इन्होंने दे रखे ना, तो 25, फिर 50, फिर 100, फिर 200, ऐसे याद कर लो, है ना भाई। पहले 25 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, आराम से याद हो जाएगा। अब 25 वाला कौन सा था, अपना आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट था। 50 वाला हमारा कौन सा था सर, पेड अप कैपिटल था, सी भी लगा सकते हैं आप, पेड अप कैपिटल था। फिर 100 वाला हमारा कौन सा था, लोन या बोरोइंग्स वगैरह था। और उसके बाद 200 वाला जो हमारा था वो टर्नओवर का हमारा पॉइंट था। तो डीपीएलटी अपन ने लगा दिया यहाँ पे 25, 50, 100, 200, तो आपको याद हो जाएगा ये बहुत आराम से। तो इनमें इंटरनल ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी। ये पब्लिक कंपनीज के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए इनमें से खाली 100 और 200 वाली ये 2 है बराबर। कि अगर लोन बोरोइंग्स वगैरह जो है, अच्छा डीपीबीटी भी कर सकते हैं। ये 100 करोड़ को आप लोन की जगह बोरोइंग्स लिख दो तो डीपी है, डीपीबीटी बराबर, ऐसे याद कर सकते हो। तो 200 करोड़, 100 करोड़ ये, और टर्नओवर 200 करोड़ वाले रिक्वायरमेंट आ गई। ये अगर है तो बट ऑब्वियस है इनको इंटरनल ऑडिटर की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए बच्चे लोगों, ऑडिटर की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर नहीं हो पाए तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज में, मतलब 30 चले गए, प्रैक्टिकली 60 डेज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन से सबसे पहले 60 डेज में सीएजी फेल हो गया तो अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट कर देगा। वो भी फेल हो गया तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हमारा इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मेंबर्स लोग कर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में सब्सिक्वेंट वाला, भाई अदर देन गवर्नमेंट में तो एजीएम में होता है, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो सब्सिक्वेंट वाला है वो फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। बच्चों को ऑडिट कमेटी किन किन कंपनीज में चाहिए, वो थी सीएसआर कमेटी, ऑडिट कमेटी है। ये लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी के अलावा बच्चे लोगों हमारा जो मैटर जा रहा है इसके अंदर ध्यान रखिएगा, लिस्टेड कंपनीज के अलावा बच्चे लोगों को जो मैटर इसके अंदर जा रहा है वो सब किस में जा रहा है, ऑल पब्लिक कंपनीज जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का जिनका कैपिटल है बराबर से, जैसा आप देख रहे हैं
टर्नओवर जिनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या फिर जिनका बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उन कंपनीज में ऑडिट कमेटी की अपने को जरूरत पड़ने वाली है। बराबर। तो पब्लिक कंपनीज है सारी पब्लिक ही, ठीक है। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का, टर्नओवर जिनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, या फिर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स वगैरह कुछ भी 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ, तो वहां पे ऑडिट कमेटी होगी। अपन जानते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर बोर्ड अपॉइंट करता है, नहीं ऑडिट कमेटी है तो फिर ऑडिट कमेटी ही नाम रिकमेंड करती है। अच्छा, रोटेशन की रिक्वायरमेंट भी ऐसी, ये इसलिए आपको एक साथ दे दी, जैसा मैं हमेशा कहता था, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट, ये रोटेशन का। रोटेशन में भी लिस्टेड कंपनी कॉमन है, लेकिन यहाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई, जैसा ऊपर ऑल पब्लिक कंपनीज थी, ठीक है, उसमें चलो अनलिस्टेड भी आ गई। यहाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वहां कैपिटल 10 करोड़ है सर, इधर भी 10 करोड़ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस बार इधर प्राइवेट कंपनीज भी आ गई बच्चे लोगों, जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या फिर सारी कंपनियां पब्लिक प्राइवेट सब मिला करके जिनका बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उन पर रोटेशन का रिक्वायरमेंट लगेगा। और वो आप लोग जानते हो, इंडिविजुअल के लिए 5 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा, फर्म हुई तो 5+5 की 2 टर्म्स हो सकती हैं, और उसके बाद कूलिंग पीरियड रहेगा बच्चे लोगों 5 साल का। ये एक साथ आपको मैंने दे दिए, तो रिवाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए बस आखिरी कुछ पॉइंट। फिर कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो सर क्या करना है बच्चे लोगों, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा भाई, 30 दिन में बोर्ड फिल कर देगा। लेकिन रेजिग्नेशन से हुआ है तो 3 मंथ्स में शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर 30 डेज में सीएजी फिल करेगा, नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड फिल करेगा, अपने को ध्यान रखने का है। 140 में सर उड़ा रहे हैं उसको, तो रिमूवल वगैरह कर रहे हैं, तो क्या करना, द ऑडिटर मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ओनली। बच्चों अगर हटाना है तो प्रायर अप्रूवल आरडी का लेना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 30 दिन में आरडी का अप्रूवल ले लो, फिर उसके बाद आरडी का अप्रूवल आ जाए तो 60 डेज के अंदर अंदर एसआर पास करके उसको हटा सकते हो। रेजिग्नेशन जब भी कोई पर्सन देगा, कोई भी अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर भी अगर देगा या गवर्नमेंट कंपनीज में भी देगा, तो 30 डेज में वो इसका नोटिस देगा रेजिग्नेशन का, मैं रिजाइन कर रहा हूं, स्टेटमेंट फाइल करेगा कंपनी को भी और आरओसी को भी, कौन, ऑडिटर। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सेम स्टेटमेंट वो सीएजी को भी फाइल करेगा, सेम रिक्वायरमेंट। अभी ट्रिब्यूनल अगर किसी को हटा रहा है तो सीजी के एप्लीकेशन पे या कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे सोच सकता है हटाने का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है या एप्लीकेशन लगाया है कि यार ऑडिटर को हटाया जाए, तो 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर ठीक लगे तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि भाई ये ऑडिटर अभी वहां पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर वो डिसाइड कर लेगा, आपको ध्यान रखना है बच्चे लोगों। फेमस सेक्शन 132 143(12), 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है, 60 दिन के अंदर अंदर आप सीजी को बताओगे, ऑडिटर का रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या, जैसे ही उसको नॉलेज में आया इमीडिएटली वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा और बोर्ड को 45 डेज का टाइमिंग देगा रिप्लाई देने के लिए। अगर बोर्ड का रिप्लाई आता है चाहे नहीं आता है, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, सीजी को रिपोर्ट कर देगा। तो 45+15 हो गए, अपने 60 डेज का टाइमिंग पूरा हो गया। अगर रिप्लाई आ जाता है तो रिप्लाई के साथ, नहीं आता है तो खुद के कमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना है। और कॉस्ट ऑडिट के लिए बच्चे लोगों एक ही पॉइंट आपके इसमें दे रखा है, बाकी ऑडिट वाले सब्जेक्ट में काफी सारे पॉइंट होते हैं कि रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, 35 करोड़ का टर्नओवर वगैरह। यहाँ पे सीधा सीधा सा है, कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट फर्निश द सीजी। जैसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आएगी कंपनी के पास, वहां से वो 30 दिन में उसको आरओसी को सबमिट कर देगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी भाई, इसमें आरओसी का रोल नहीं है। कॉस्ट ऑडिट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही होती है, उन्हीं के डायरेक्शन से होती है, उन्हीं के रूल से होती है। तो ये 30 दिन में जैसे कंपनी के पास कॉपी आया, कंपनी उसको क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगी। ये अपने को ध्यान में रखना है ना, वो इतना आरओसी पढ़ते हैं ना बार बार आरओसी, तो दिमाग में आरओसी रह जाता है। चलिए जी, तो बच्चे लोगों बहुत फटाफट से हमने ये सारे के सारे जो एक बार टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको मैंने बता दिए कि भाई क्या क्या टाइमिंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ आकर के आपका टाइमिंग का पूरा कंसेप्ट खत्म। और जैसा मैंने कहा था, नोट्स के लिए कहाँ मिलेंगे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लॉ विद जयेश भंडारी, उस पर जाइएगा,
वहां पे आपको ये पूरा का पूरा नोट्स का जो बंच है वो मिल जाएगा। बराबर। उसके अलावा अगर किसी को रिवीजन नोट्स भी चाहिए सारे चैप्टर्स के, तो वो भी आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ओके बच्चे लोगों, तो इतना करिएगा। जल्दी आप लोगों से आरटीपी, एमटीपी और बहुत सारी चीजों को लेकर फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। बाय, टाटा, टेक केयर।